जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हम गवर्नर जनरल से संबंधित सवालों को देख रहे थे और उनसे महत्वपूर्ण जो भी तथ्य होते उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, हम वारन हेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए हम उसके आगे पढ़ते हैं। वारन हेस्टिंग से और भी क्या सवाल बनते हैं हमारे परीक्षाओं में, आज उन्हीं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, वारन हेस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वारन हेस्टिंग का कार्यकाल जो है वो 1772 से दोस्तों 1772 से ये जो है 85 तक, ठीक है, 1772 से 85 तक का जो काल है दोस्तों वो वारन हेस्टिंग से संबंधित रहा था। इसमें इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, जिसमें जो परीक्षाओं में सवाल बनते हैं आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल ये है कि इन्होंने एक हड़प नीति के तहत जो है दोस्तों, जो बाद में डलहौजी लाते हैं, उसी के तहत एक और प्रथा थी। उससे पहले ही रिंग फेंस की नीति इन्होंने लेकर आई थी दोस्तों, याद रखेंगे, रिंग फेंस, ठीक है। रिंग फेंस की नीति जो है दोस्तों, ये जो है वारन हेस्टिंग लेकर आए थे रिंग फेंस की नीति। तो ये दोस्तों अवध को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस नीति को लाया था। एक तो सवाल ये बनता है कि रिंग फेंस की नीति जो है ये किस गवर्नर के द्वारा लाया गया? तो ये वारन हेस्टिंग के तहत लाया गया था। अगला दोस्तों इनका जो काम है वो ये है कि इन्होंने दोस्तों आर्थिक क्षेत्र में टैक्स वसूलने के लिए बहुत सारी नीतियों का प्रचार प्रसार किया था। हम देखे थे कि जो है 1765 का जो एक संधि हुआ था दोस्तों, याद होगा, दो संधि 12 अगस्त और 16 अगस्त जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके तहत जो है दोस्तों टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था। उसी के तहत इन्होंने और ज़्यादा उसमें इम्प्लीमेंट की और इसको और ज़्यादा संग्रहित करने के लिए टैक्स को इन्होंने दोस्तों 1774 में, याद रखेंगे, 1774 में इन्होंने एक चीज की स्थापना कर दी जिसका नाम था राजस्व विभाग। राजस्व विभाग की दोस्तों इन्होंने स्थापना कर दी 1774 में। तो दोस्तों आगे और जो सवाल इनसे बनते हैं वो ये है कि इन्होंने मतलब कि आर्थिक दृष्टि से तो किया ही, साथ में कुछ लोगों को जोड़ने के लिए भी इन्होंने काफी प्रयास किया, जिसके तहत एक सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में पहला मदरसा की स्थापना किसने की? तो ये वारन हेस्टिंग के द्वारा दोस्तों 1781 में कलकत्ता में किया गया था, ठीक है, कलकत्ता, 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी चीजें जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद जो चीजें इनसे संबंधित है वो आप ये जानेंगे दोस्तों कि 1784 में, याद रखेंगे, 1784 में एक संस्था की स्थापना की जाती है जिसका नाम है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की जाती है। जो संस्थापक थे उसका नाम याद रखेंगे दोस्तों, विलियम जोन्स, ठीक है, याद रखेंगे, विलियम जोन्स नाम के व्यक्ति के द्वारा बंगाल में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों कि जितने भी उस समय की धार्मिक किताबें थी या कानून की किताब थी, उनको ट्रांसलेट करके वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो समझना चाहते थे कि आखिर यहाँ के व्यक्तियों का क्या चीज़ है, कैसे है और क्या चीज़ें हो सकता है। तो उन सभी चीज़ों को समझने के लिए इन्होंने एक संगठन की स्थापना की, एक संस्था थी जिसका नाम था द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि विलियम जोन्स के द्वारा किया गया दोस्तों। और इसी में एक व्यक्ति थे विलियम विल्किंस, याद रखेंगे, विलियम विल्किंस, बिल्किंस, ठीक है। विलियम बिल्किंस के द्वारा दोस्तों भारत की एक बहुत ही प्राचीन पुस्तक है, आप जानते होंगे, मनुस्मृति। मनुस्मृति को कहा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी जो कानून की किताब है वो मनुस्मृति है। और इसी को दोस्तों, मनुस्मृति को ही इस व्यक्ति ने, विलियम बिल्किंस ने, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया और उसको एक नए नाम से ट्रांसलेट कर दिया जिसका नाम था ए कोड ऑफ जेंटू लॉ, याद रखेंगे, ए कोड ऑफ
जेंटू लॉ, ठीक है, एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से दोस्तों इन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित कर दिया एक अलग अंदाज में, एक अंग्रेजी ट्रांसलेट करके। इन्होंने दोस्तों एक दो किताब और भी ट्रांसलेट की थी, जिसमें कि भगवत गीता को भी इन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, और जो है एक और दोस्तों पुस्तक थी जिसका नाम था नारायण पंडित के द्वारा जो हितोपदेश लिखा गया था, उसको भी इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसको अनुवाद करने का एक ही पर्पस था इन लोगों का कि ये समझना चाहते थे भारत की धार्मिक रीति क्या है, यहाँ की नीति क्या है, लोग क्या चीज़ों में विश्वास करते हैं, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए इन्होंने इन सभी पुस्तकों का अध्ययन किया और उसको ट्रांसलेट करके समझने का प्रयास किया था दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज और जानेंगे दोस्तों इसी जगह, मनुस्मृति से जो प्रश्न था, अभी जो मनुस्मृति से प्रश्न था, मनुस्मृति से याद रखेंगे, मनुस्मृति जो आधुनिक कानून की जो पुस्तक है मनु, कहा जाता है अभी भारत की मनु के नाम से बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के जनक थे, जिन्होंने काफी अहम योगदान दिया था भारत के संविधान को बनाने में, और जो है पहले कानून मंत्री भी हुए थे भारत के। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं जो आप जान लीजिए। आधुनिक भारत का मनु भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इनका जन्म दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ था, महू नामक स्थान पर, और ये जो है इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो 1956 में हुआ था। याद रखेंगे 1956 में हुआ था। एक सवाल पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर की जब मृत्यु हुई थी तो उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म को इन्होंने अपनाया था? तो दोस्तों याद रखेंगे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। और जो है दोस्तों इनसे जो और भी परीक्षाओं में सवाल बनते हैं वो ये बनते हैं कि भारत सरकार ने दोस्तों भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती 2015 में हुई थी दोस्तों। और इसी समय से प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस, प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी दोस्तों। और ये आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था। इसीलिए इन्हीं के सम्मान में 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये 2015 से हम लोग प्रत्येक 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों और जो जुड़ी हुई बातें हैं आपको पता होगा, इन्होंने हितकारी एक सभा की स्थापना की थी, जो है एक बहिष्कृत पत्रिका की भी इन्होंने एक संपादक किए थे भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो वारेन हेस्टिंग पढ़ रहे थे, वारेन हेस्टिंग के समय ही दोस्तों एक चीजें हम प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इन्हीं के समय पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों ये 1784 में लाया गया था, ठीक है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट लाने का प्रमुख उद्देश्य ये हुआ कि वहाँ सरकार परिवर्तन हो गई लंदन में, जिसके कारण और भी दबाव बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। उस समय के जो गवर्नर थे यहाँ बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, इन्हीं के समय लाया गया। तो दोस्तों एक इनको जो है पढ़ने से पहले आप प्रीवियस वाले क्लास में देखिएगा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाए थे उससे अगर इन चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िएगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। तो दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसमें क्या हुआ कि पहले जो 4 सदस्य को इन्होंने ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में लाया गया था। अब इसमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें घटा के 3 सदस्य कर दिया गया। और एक चीजों को और किया गया दोस्तों इसमें कि इसमें 6 सदस्य को दोस्तों इसमें लाया गया और संपूर्ण गवर्नर का जो भी अधिकार था इन 6 सदस्यों में विभाजित कर दिया गया। इसी का वारेन हेस्टिंग ने विरोध कर दिया और विरोध के कारण वो इस्तीफा देकर वापस लंदन चले गए। और जैसे ही वापस लंदन गए तो एक सवाल परीक्षा में बनता है कि
लंदन में किस नेता के द्वारा इन पर महाभियोग लगाया गया था? दोस्तों ये सवाल आपको परीक्षाओं में जरूर मिले होंगे। तो ये दोस्तों याद रखेंगे, लॉर्ड बर्क नाम के एक विपक्षी नेता थे, इन्होंने ही इन पर महाभियोग लगाया था। और महाभियोग लगाने के बाद जब उन पे मुकदमा दायर की गई तो मुकदमा में दोस्तों वारन हेस्टिंग बरी हो गए थे, उनको कोई सजा नहीं हुई थी। और साथ ही साथ उनको जो है मान की तलवार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो एक सवाल और भी बनता है कि बंगाल ये पहले ऐसे कौन गवर्नर जनरल हुए जिन पर महाभियोग लगाया गया? तो ये दोस्तों याद रखेंगे, वारन हेस्टिंग थे। ठीक है, वारन हेस्टिंग ही ऐसे पहले गवर्नर थे जिन पर की महाभियोग लगाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक चीज और देखेंगे, वारन हेस्टिंग के द्वारा ही ददनी प्रथा को लागू किया गया था। ददनी प्रथा क्या होता है दोस्तों? ददनी प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें कि अग्रिम भुगतान पहले ही कर दिया जाता है। अगर आप कोई काम कराना चाहते हैं तो उन चीजों के लिए आप पहले ही पैसा अगर उनको दे देते हैं या कुछ चीजों को दे देते हैं, उसके एवज में आप उनसे काम कराना चाहते हैं, तो वो जो है ददनी प्रथा कहलाती थी। और उस समय बंगाल में जो ददनी प्रथा लाई गई थी, इतनी माली हालत खराब थी बंगाल की कि लोग काफी कम रकम पर जो है इस प्रथा को अपनाते थे और काफी कम रकम पर जो है वारन हेस्टिंग लोगों को काम पर लाते थे। इसे ही ददनी प्रथा कही जाती थी दोस्तों। ठीक है, जिस प्रकार अभी इंप्लीमेंट करके बंधुआ मजदूर जो कि किया गया था। ठीक है, बंधुआ मजदूर के रूप में हम लोग देख सकते थे। तो आगे अब हम लोग देखते हैं दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या क्या किया गया था। कॉर्नवालिस, ये दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये 96 तक रहे थे, 96-97 तक रहे थे दोस्तों, ये याद रखेंगे। हालांकि 96-97 नहीं रहे थे, उससे पहले ही सर जॉन सोर भी एक आए थे। हालांकि ये 1786 में गवर्नर जनरल के तौर पर, बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर आए थे। इनसे एक सवाल ये बनता है दोस्तों कि ये जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको पता होगा जब आप पढ़े होंगे अंग्रेज और जो ये क्या कहते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुई थी, उसी स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस एक सेनापति हुआ करते थे। वो ब्रिटेन के सेनापति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और यही लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बड़े सैन्य अधिकारी के तौर पर ये एक व्यक्तिगत इनकी छवि थी। लेकिन इनको जो है दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल बना के इनको नियुक्त किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस से जो परीक्षाओं में सवाल बनते हैं दोस्तों वो ये बनते हैं कि इन्हें सिविल सेवा, दूसरा दोस्तों पुलिस सेवा, ठीक है, पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पुलिस सेवा और जो है सिविल सेवा का जन्मदाता इनको माना जाता है। हालांकि न्याय सेवा का जन्मदाता दोस्तों वारन हेस्टिंग को माना जाता है। तो याद रखेंगे। और एक सवाल बनता है कि किस सेवा को जो है इस्पात का चौखट कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे सिविल सेवा को इस्पात का चौखट भी कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने न्याय व्यवस्था में भी काफी अहम योगदान दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसीलिए इन्होंने एक कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी इन्होंने एक नई पद्धति की शुरुआत की थी, कॉर्नवालिस कोड। तो दोस्तों अब हम आगे इनके बारे में और जानते हैं इन्होंने क्या महत्वपूर्ण चीजों को किया था। तो दोस्तों इन्होंने एक और चीजें की थी, याद रखेंगे 1793 का। 1793 के समय इन्होंने एक व्यवस्था लाई पहली बार, जिसका नाम था दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त का बहुत सारा नाम मिलता है। अस्थाई बंदोबस्त इसको कह सकते हैं, इस्तमरारी व्यवस्था कह सकते हैं, विश्वदारी व्यवस्था कह सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट कह सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इसको सूर्यास्त का नियम भी कह सकते हैं। तो ये सभी के सभी नाम जो है वो अस्थाई बंदोबस्त के ही नाम हैं। तो ये दोस्तों 1793 में एक इनके भूवैज्ञानिक थे, भू सलाहकार थे बहुत बड़े, जिनसे कि सर जॉन सोर उनका नाम था। इनसे तुलना की जो है हम लोग मुगल काल में भी देखे थे। अकबर के जो एक भू राजस्व मंत्री थे
टोडरमल। सेम उसी प्रकार जो है सर जॉन सोर ने भी एक नई भू राजस्व नीति लाई थी जिसका नाम था दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त। उनसे तुलना हम लोग कर सकते हैं। अस्थाई बंदोबस्त जो है दोस्तों ये क्या था, अस्थाई बंदोबस्त से जो सवाल बनते हैं दोस्तों ये बनते हैं कि सर्वप्रथम इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सबसे पहली बार इसको लागू किया गया था दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त ये दोस्तों टोटल भूमि का 19% पर लागू किया गया था। याद रखेंगे 19% भूमि पर लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त, और ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा में पहली बार लागू किया गया। इसको लागू करने का श्रेय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, लेकिन उनके एक और अन्य सहयोगी थे जिनका नाम था सर जॉन सोर दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग इस भू राजस्व नीति को 3 तरह से पढ़ते हैं। 3 भू राजस्व नीति आई हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम मोटा मोटी उनके बारे में समझ लेते हैं। जो परीक्षाओं में सवाल बनते हैं उस भू राजस्व से वो उनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया, 1793 में लाया गया, सर जॉन सोर के सहयोग से लाया गया, और सबसे पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लाया गया दोस्तों। और 19% टोटल भूमि के 19% भूभाग पर इसको लागू किया गया। अब दूसरा जो है वो याद रखेंगे दोस्तों, उसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, ये दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये याद रखेंगे, ये एक महाल का ही अर्थ होता है। महाल का ही अर्थ होता है महल। मतलब क्या, ये जैसे गांव है तो इस गांव में जितनी भी जमीनें हैं इनको सभी को एक महल के रूप में बांट देता है, और एक गांव के रूप में इसको समस्त गांव के भूमि को मिला के एक महल बना दिया जाता है, और वहां से जो टैक्स प्राप्त करता था उसको ही हम लोग महालवाड़ी व्यवस्था के रूप में टैक्स को रखते थे। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों को महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। प्रश्न पूछा जाता है कि महालवाड़ी व्यवस्था टोटल भूमि के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू था, तो ये दोस्तों 30%। याद रखेंगे 30%, अस्थाई बंदोबस्त से 19%, महालवाड़ी से 30%, और एक और चीज था दोस्तों जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों, रैयत का ही अर्थ होता है किसान। किसान, रैयत का अर्थ होता है किसान। तो ये सीधे तौर पर जो है किसानों से ही ये एग्रीमेंट अंग्रेज करते थे और डायरेक्ट इनसे टैक्स लेते थे दोस्तों। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाता था, और ये दोस्तों टोटल भूमि का 51% भूमि पर लागू किया गया था। ठीक है, टोटल 51% भूमि पर इसको लागू किया गया था, और सबसे ज्यादा इनको विस्तारित करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है दोस्तों। ठीक है, 51% भूमि पर इसको लागू किया गया था। तो आप इनको जोड़ेंगे 30%, 19%, 51%, तो टोटल भूमि का 7% हो जाता है दोस्तों। एक चीज और जानेंगे कि ये जो अस्थाई बंदोबस्त है, अस्थाई बंदोबस्त में क्या हुआ था, इसमें जो अस्थाई बंदोबस्त में एक जमींदार नामक शब्द का भी उल्लेख किया गया। उसमें क्या होता था कि जमींदार को नीलाम कर दी जाती थी भूमि, और वो जमींदार साल के अंतिम जो सूर्योदय होता था उन सूर्योदय से पहले ही सारा टैक्स कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इस समय अस्थाई बंदोबस्त में 89%, डेटा याद रखिएगा, 89% टैक्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था, और 11% जो टैक्स है वो जमींदार खुद रखते थे। तो हुआ क्या, ये जमींदार ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना चाहते थे ताकि उनको हिस्से का जो 11% मिलता था वो ज्यादा से ज्यादा रकम मिल सके। तो इसी कारण जो है और दयनीय स्थिति हो गई थी। इसी का मिला जुला रूप रैयतवाड़ी व्यवस्था था। इस बीच में जो बिचौलिया नामक एक जमींदार था, उस जमींदार को इसमें सिर्फ समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इसी का एक अंश, रैयतवाड़ी व्यवस्था का ही अंश, अस्थाई बंदोबस्त का ही अंश था दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं
अगला जो गवर्नर जनरल आए उनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। हालांकि सर जॉन शोर को भी बनाया गया था गवर्नर, लेकिन वो अस्थायी गवर्नर के तौर पर बने थे। अब जो बने इनके बाद दोस्तों वो लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, वेलेस्ली दोस्तों ये जो है 1798 से 5 तक रहे थे, ठीक है, 1805 तक, ठीक है, 1798 से 5 तक रहे थे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली से जो प्रश्न बनता है उनको हम देख लेते हैं एक नज़र में। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। इन्होंने जो है एक और व्यवस्था लेके आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पहली बार, जिनका नाम था दोस्तों सहायक संधि, ठीक है, याद रखेंगे सहायक संधि। सहायक संधि दोस्तों क्या है? सहायक संधि एक ऐसी संधि होती थी जिससे कि अगर कोई राजा सहायक संधि को स्वीकार करता था तो उनके दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया जाता था और साथ ही साथ कुछ अंग्रेज सैनिकों की टुकड़ी भी नियुक्त की जाती थी। तो इसी क्रम में होता क्या था, वो बोलते थे कि हम आपकी राज्य की रक्षा करेंगे लेकिन आपको भी हमारी शर्तें कुछ माननी पड़ेगी। तो उन शर्तों में क्या था दोस्तों कि सारा खर्च जो है वो राजा को उठाना पड़ता था, उस अधिकारी का और सैनिकों का। अगला जो होता था, अगला जो एग्रीमेंट था वो यह था कि उस अधिकारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो अधिकारी नियुक्त किया गया था, उस अधिकारी के बिना सलाह से आप कोई विदेशी व्यापार नहीं कर सकते हैं, विदेश की कोई भी संधि आप नहीं कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये तो हो गया कि जो है वाणिज्य व्यापार पे भी आप रोक लगा रहे हैं, मतलब वाणिज्यिक व्यापार नहीं होने देना चाह रहे हैं और आंतरिक रूप से भी आप हावी हो रहे हैं। तो यही नीति जो है दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे। मतलब इन्होंने इंटरनेशनल जो भी फॉरेन नीति जो थी, विदेश नीति के साथ साथ इन्होंने आंतरिक नीति को भी प्रभावित किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। यही सहायक संधि था दोस्तों। और सहायक संधि के रूप में एक और चीज जान लेंगे, सहायक संधि का वास्तविक जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। डुप्ले दोस्तों आपको पता होगा, डुप्ले एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वपूर्ण एक गवर्नर थे डुप्ले, उन्हीं को वास्तविक जो है सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकार बताते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ही जो है सहायक संधि के जनक थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। अब जो सहायक संधि था, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद, याद रखेंगे हैदराबाद 1798 में हैदराबाद ने पहली बार जो है इस नीति को अपनाया था, सहायक संधि की नीति को अपना लिया था। अगला दोस्तों याद रखेंगे 1799 में दोस्तों 1799 में तंजौर, ठीक है, तंजौर। उसके बाद दोस्तों अब इसके बाद याद रखेंगे अवध 1801। इसके बाद याद रखेंगे पेशवा 1802। तो ये दोस्तों कुछ राज्य हुए जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की थी और ये परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। 1798 में हैदराबाद के पहले निजाम थे जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की थी। इसके बाद दोस्तों 1799 में तंजौर जो थे तंजौर ने भी इस नीति को पालन किया था, सहायक संधि को स्वीकार किया। फिर अवध था जो कि 1801 ईस्वी में अवध ने स्वीकार किया। और फिर दोस्तों पेशवा थे जो 1802 में जो कि सहायक संधि को इन्होंने स्वीकार कर लिया था दोस्तों। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे। वेलेस्ली का एक काम और याद रखेंगे आप कि लॉर्ड वेलेस्ली के हिस्सा में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो 1799 में हुआ था। 1799 में हुआ था जिसमें कि टीपू सुल्तान की हार हुई थी और उनकी मृत्यु भी हो गई थी श्रीरंगपट्टनम में दोस्तों। तो याद रखेंगे 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही हुआ था। अगला जो सवाल बनता है दोस्तों वेलेस्ली से, लॉर्ड वेलेस्ली ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में जो है ये विलियम फोर्ट का जो है एक कॉलेज स्थापना की थी।
विलियम कॉलेज की स्थापना की थी सिविल सेवकों के लिए। लेकिन बाद में दोस्तों इनको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 6 सदस्यों को लाया गया था, उन सदस्यों के द्वारा फिर इनको बंद कर दिया जाता है दोस्तों। तो ये सारा वेलेस्ली से संबंधित सवाल थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले जो गवर्नर आते हैं वो पुनः फिर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा गवर्नर बनने वाले पहले व्यक्ति थे जो बंगाल के संदर्भ में थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, जो कि ऐसे पहले व्यक्ति थे जो 2 बार गवर्नर जनरल के तौर पर भारत आए थे। तो ये दोस्तों दूसरी बार जब आए थे तो उनके बाद याद रखेंगे कॉर्नवालिस के संदर्भ में कि बंगाल के एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस हुए जिनकी मृत्यु दोस्तों भारत में ही हो गई। एक सवाल पूछा जाता है कि कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हो गई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे दोस्तों, जिनका मकबरा गाजीपुर में बनाया गया था। याद रखेंगे गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर में इसका मकबरा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। दोस्तों अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए, भारत का कौन ऐसा वायसराय था जिनकी हत्या भारत में की गई, तो याद रखेंगे लॉर्ड मेयो, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लॉर्ड मेयो की भी हत्या भारत में ही हो गई थी। अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल की जब निरीक्षण करने लॉर्ड मेयो गए थे तो वहीं के एक व्यक्ति थे, एक कैदी थे जिसका नाम था शेर खान। शेर खान ने उनकी चाकू से हत्या कर दी थी दोस्तों लॉर्ड मेयो की। तो वो हम लॉर्ड मेयो जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग जानेंगे उनके बारे में। फिलहाल जानिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भारत में ही है और गाजीपुर में है। अगला जो अगले गवर्नर जो बन के आए थे वो सर जॉन बार्लो थे दोस्तों। सर जॉन बार्लो से संबंधित एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इन्हीं के समय सैनिकों का असंतोष बढ़ा था। असंतोष बढ़ने का कारण ये था दोस्तों कि सर जॉन बार्लो ने पगड़ी पहनना या फिर टीका लगाना, कुंडल पहनना, इन सभी चीज़ों पर रोक लगा दी थी। तो जिसके कारण सैनिकों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, जिसके कारण सैनिकों ने विद्रोह कर दिया जिसका नाम था दोस्तों बेल्लोर का विद्रोह। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था, तो 1806 ईस्वी में हुआ था। ये जो है सर जॉन बार्लो के समय हुआ था दोस्तों। ये बेल्लोर जो है ये मद्रास में पड़ता है, याद रखेंगे आप। तो इन सभी चीज़ों का याद रखेंगे सर जॉन बार्लो से संबंधित। और ये जो सैनिकों का विद्रोह हुआ था ये ऐसा माना जाता है कि ये भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह था दोस्तों, ठीक है। बेल्लोर का जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो जो है ये भारत के संदर्भ में पहला ये विद्रोह माना जाता है सैनिकों का दोस्तों, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आप याद रखेंगे। अभी हम लोग ने वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ा, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़े, फिर कॉर्नवालिस के बारे में पढ़े और फिर अंतिम में सर जॉन बार्लो के बारे में पढ़े। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप एक बार फिर रिवाइज कीजिएगा, फिर से पुनः वीडियो को देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों अगर वीडियोज आपको पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।